हेलो स्टूडेंट्स, इससे मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, सकारात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और सकारात्मक मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सकारात्मक मनोविज्ञान का अन्य मनोविज्ञान की शाखाओं से क्या संबंध है, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी एक शाखा कोई एकदम स्वतंत्र शाखा नहीं है, सभी का एक दूसरे से संबंध होता है किसी न किसी रूप में। तो सबसे पहला जो है वो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान से सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध। अगर देखा जाए तो सकारात्मक मनोविज्ञान और स्वास्थ्य मनोविज्ञान में बहुत सी समानताएं हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान इस बात की ओर इशारा करता है कि नकारात्मक संवेग व्यक्ति को बीमार बना देते हैं और सकारात्मक संवेग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे पिछले कई दशकों से इस संबंध में अनेक अनुसंधान हुए कि व्यक्ति के शरीर और मन में संबंध होता है। स्ट्रेस, क्रोध, नाराजगी, चिंता, तनाव, इन सब का जो प्रभाव है स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। इस संबंध में कोहन, फ्रीडमैन, बूथ-केवली, सैलोवी, रोथमैन, इन मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में काफ़ी अध्ययन किए और उन्होंने बताया कि ऐसे नकारात्मक संवेग मस्तिष्क, स्नायु संस्थान, अंतःस्रावी ग्रंथियों आदि पर प्रभाव डालते हैं। और ये भी अनुसंधानों से सिद्ध हुआ है कि लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण व्यक्ति में बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह से सकारात्मक मनोविज्ञान भी अपने अध्ययनों द्वारा यह बताते हैं कि सकारात्मक संवेगों का भी नकारात्मक संवेगों की तरह ही प्रभाव होता है, किंतु ये एकदम विपरीत दिशा में होता है। सकारात्मक संवेग हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करते हैं। हमारी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गतिविधियां और जो हमारा संवेगात्मक स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाती हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य मनोविज्ञान और सकारात्मक मनोविज्ञान आपस में एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा जो है वो है नैदानिक मनोविज्ञान से संबंध। सकारात्मक मनोविज्ञान का नैदानिक मनोविज्ञान से भी संबंध है। नैदानिक मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान है जिसमें मानसिक रोग के कारणों का पता लगाया जाता है जिससे कि उनका उपचार हो सके। तो मानसिक रोग चिकित्सक ये मानते हैं कि रोगी को रोग से मुक्त करना है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना ध्यान रोग मुक्त करने के उद्देश्य से हटाकर इस ओर लगाना शुरू किया कि मानसिक रोगों की रोकथाम कैसे की जाए, किस तरह से ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जिससे कि मानसिक रोग कम हो समाज में। तो इस संबंध मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक रोगों की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता था। मतलब अगर मानसिक रोग नहीं है तो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता था। सकारात्मक मनोविज्ञान का एक लक्ष्य है कि ऐसी कसौटियों और भाषाओं को विकसित करना जो मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति को परिभाषित करे। तीसरा जो मनोविज्ञान है वो है विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंध। विकासात्मक मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवन के बहुत प्रारंभिक वर्षों से लेकर वृद्धावस्था तक के व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जाता है। स्वस्थ विकास को चुनौती देने वाली परिस्थितियों पर विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन किए हैं और ये अनुमान लगाए गए कि जो बच्चे गरीबी, मद्यपान करने वाले माँ बाप, मानसिक रोग और आपराधिक वातावरण में पलते हैं, उनका सामाजिक और ज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास
उन बच्चों की तुलना में कम होता है जिनको विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। किंतु 1970 के आसपास ये मान्यताएं परिवर्तित होने लगी, जब कई मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों का ध्यान कुछ ऐसे बालकों और प्रौढ़ों की ओर गया जो विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी आश्चर्यजनक रूप से अपनी स्थिति को उन्नत कर पा रहे थे। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी बताने का प्रयास किया कि गंभीर बीमारी, प्रियजन से बिछुड़ना, प्रियजन की मृत्यु, गंभीर दुर्घटना, अपंगता जैसे आघातीय अनुभव में भी सकारात्मक वृद्धि हो सकती है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी लोगों ने अपने जीवन के प्रति एवं अपने प्रियजन के प्रति प्रशंसा व आभार को प्रदर्शित किया और जीवन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, इस बारे में सकारात्मक विचार प्रस्तुत किए। तीसरा जो मनोविज्ञान की शाखा है वो है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान से सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध। अनेक सामाजिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे बॉमिस्टर, लियरी, राइफ, सिंगर, टेलर। इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि अच्छे स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता के लिए संतोषजनक सामाजिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संतोषजनक जीवन संतोषजनक संबंधों पर आधारित होता है, जैसे खुशहाल विवाह, अच्छे मित्र आदि। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न संस्कृतियों में सुख एवं सुखी जीवन के अर्थ भी बताए हैं। सुख का अर्थ जैसे जो जापान व अमेरिका में है, उनके लिए पूर्वी देशों के सुख के दर्शन से एकदम अलग है। जैसे डायनर और ओइशी ने एक अध्ययन में बताया कि क्यों अचानक प्राप्त हुआ धन, जैसे लॉटरी से मिला धन या कोई अचानक मिलने वाला धन जो होता है, उससे सुख नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि भौतिकवाद एवं उपभोक्तावाद के चरम में इसके बुरे प्रभाव देखने में आए हैं। ये अध्ययन इस ओर बताते हैं कि व्यक्ति अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए अपने सुख का त्याग कर देता है। अगला जो मनोविज्ञान की शाखा है वो है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के साथ भी सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध है, क्योंकि व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने उन सकारात्मक गुणों और व्यक्तिगत शक्तियों को पहचानने का प्रयास किया जो सुख और स्वास्थ्य की नींव होती हैं। इन अध्ययनों में सुख के स्वभाव के जो हेरिडिटरी अध्ययन है, उसके लिए उस संबंध में लाइकन ने एक अध्ययन किया। इसी तरह से व्यक्तित्व गुणों से संबंधित पीटरसन ने, सेलिगमैन ने 1990 में और 2000 में अध्ययन किया। आत्मसम्मान से संबंधित अध्ययन बॉमिस्टर ने किया। बहिर्मुखी से संबंधित अध्ययन मैक्रा और कोस्टर ने किया। इस तरह से व्यक्तिगत सार्थक लक्ष्य सुख में योगदान देते हैं। इन मनोवैज्ञानिकों को ये परिणाम मिले कि व्यक्तिगत सार्थक लक्ष्य। तो इस तरह से व्यक्तित्व मनोविज्ञान भी सकारात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान की अन्य सभी शाखाओं से संबंधित है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान से, नैदानिक मनोविज्ञान से, विकासात्मक, सामाजिक और व्यक्तित्व मनोविज्ञान से संबंधित है और इसका अध्ययन भी इन्हीं के साथ मिलकर, इन्हीं शाखाओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना आवश्यक है।